लोगों ने अभी जो डिस्कस किया था उसका नाम था पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अगर हम पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सेल की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिकली आरबीसी आपकी एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम होता है जीपीआई प्रोटीन। क्या नाम होता है उसका? एक तरह का जीपीआई प्रोटीन है। ये जीपीआई प्रोटीन क्या काम करती होती है? ये आपकी बॉडी के अंदर एक बनाती है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, एक बनाती होती है आपका CD54 और CD59। ये डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर और ये जो CD50 होता है ये काम क्या करता होता है? ये आपके सेल के ऊपर कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझिए आप लोग कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर जीपीआई प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या उसके अंदर डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर बनेगा? क्या उसके अंदर CD59 जो का कंप्लीमेंट प्रोटीन बनेगी? तो इसके नतीजे में हम क्या देखेंगे कि जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होंगी वो आपके आरबीसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगी। लेकिन मेजरली सिर्फ आरबीसी के ऊपर नहीं बल्कि आपके डब्ल्यूबीसी के ऊपर भी अटैक करेंगी, आपके प्लेटलेट्स के ऊपर भी अटैक करेंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि सारे के सारे सेल्स की लाइसिस होगी। नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना है कि जब आपके आरबीसी टूटेंगे जो आपकी ब्लड वेसल की सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, इसके नतीजे में हम इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस देखते हैं। और कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर आप इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस देखते होंगे उसके अंदर आप हीमोग्लोबिनीमिया लाजमी देखोगे, हीमोग्लोबिन यूरिया लाजमी देखोगे, हीमोसिट्रीन यूरिया लाजमी देखोगे, किडनी का डैमेज होना लाजमी देखोगे, एलडीएच के लेवल बढ़ता हुआ लाजमी देखोगे, रेटिकुलोसाइट्स के लेवल बढ़ता हुआ लाजमी देखोगे। साथ इसके अंदर माइल्ड साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस भी होती है जब आपकी C3 भी कंप्लीमेंट प्रोटीन आपके आरबीसी के साथ अटैच होती है और वो स्प्लीन के अंदर चले जाती है। जब वो स्प्लीन के अंदर जाती है तो स्प्लीन इनको मैक्रोफेज के जरिए एक तरह का तोड़ता है और आपकी एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस करवा रहा होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है कि एक तरह का एक पेशेंट है जिस पेशेंट के अंदर पीएनएच वाला जो पेशेंट उसके अंदर आप एक तरह का रात के टाइम क्यों देखते हो भाई हीमोलाइसिस? तो आपने कहना है बेसिकली इसका नाम जो पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया रात की वजह से जो नाम रखा था वो इस वजह से है कि रात के टाइम हमारा जो रिस्पिरेटरी रेट होता है वो स्लो होता है और हम शॉलो ब्रीथ करते हैं। शॉलो ब्रीथ करने की वजह से रिस्पिरेटरी रेट स्लो होने की वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन ज्यादा होती है और कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन जब भी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी तो इसके नतीजे में आपने ये कहना होता है कि अब आपके सेल की लाइसिस होना शुरू हो जाएगी। तो इसके नतीजे में आप क्या देखते हो कि आपके सेल जो होंगे वो टूट रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल इस वजह से आप क्या देखते हो कि एक तरह का रात के टाइम इसकी लाइसिस होती है। जब बंदा सुबह उठता है तो बंदा क्या देखता है? डार्क यूरिन देखता होता है। अब इसके अंदर जो पेशेंट है इसको सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक तरह का डार्क यूरिन या इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस देखने को नहीं मिलती बल्कि इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी होते हैं। वो क्या? जब आपकी हीमोलाइसिस होती है फ्री हीमोग्लोबिन जो होता है वो बनता है। फ्री हीमोग्लोबिन और हीमोलाइसिस की वजह से क्या होता है? आरबीसी कम होते हैं जिसकी वजह से हम अनीमिया देखेंगे, हीमोग्लोबिनीमिया देखेंगे, हीमोग्लोबिन यूरिया देखेंगे, हीमोसिट्रीन यूरिया देखोगे, किडनी फेलियर देखोगे। ठीक हो गया? ये सारे फीचर देखेंगे। इसके साथ आपने कहना कि प्लेटलेट्स टूटते हैं। प्लेटलेट्स का टूटना और फ्री हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना। ये प्लेटलेट्स टूटा हुआ जो प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाता है जिसकी वजह से क्लॉट बनता है और इसकी वजह से हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है यानी कि किसी भी वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अ पेशेंट ऑफ द पीएनएच। तो आपने कहना थ्रोम्बोसिस। ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि यही जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। जब आपका फ्री हीमोग्लोबिन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होती है और जब आपके स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होती है तो इसकी वजह से आपने डिस्फेजिया देखना है, अब्डोमिनल पेन देखनी है, उसकी वजह से आपने कहना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता होता है। इसके साथ आपने कहना कि अगर पीएनएच वाला पेशेंट जो इसी तरह परसिस्टेंट रहे तो इसके अंदर हम एएमएल भी देख सकते हैं, एएलएल भी देख सकते हैं। द बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है? वो होता है फ्लो साइटोमेट्री। तीसरी बात, अब हम इसके ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। देखो बच्चों, आपका जो एक तरह का जो सारे का सारा इशू कर रहा था वो क्या कर रहा था? कंप्लीमेंट प्रोटीन। आपकी C5 कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है वो C6, C7, C8 और C9 के अंदर तब्दील होती है जिसकी वजह से C5 से C9 बनता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर आप मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनने ही ना दो तो क्या कंप्लीमेंट प्रोटीन आपकी एक्टिव होंगी? तो इसके अंदर एक ड्रग आती है जिसका नाम होता है इकालीजुमाब। तो इकालीजुमाब क्या काम करती है? C5b को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जिसकी वजह से इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस नहीं होती। लेकिन इस ड्रग से क्या एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस रुक जाती है? नहीं, एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस होती है। लेकिन हमने पढ़ा कि इस पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस बहुत माइल्ड सी होती है। इस वजह से अगर ये पेशेंट हमारे पास आता है तो इसके अंदर हम माइल्ड एनीमिया देख सकते हैं और इसके साथ हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते होते हैं। ठीक है? इकालीजुमाब, ट्रांसफ्यूजन, ये सारा कुछ होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा पूछ सकता है वरना हम आगे